तो डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया ना कि डीएनए जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल से बना होता है। कौन कौन से? डीऑक्सीराइबो शुगर। हाँ, एक तो डीऑक्सीराइबो शुगर है, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और थर्ड जो है वो नाइट्रोजन बेस। जो सा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा वो बोल दो आप। यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। पहले क्या बनता है? एक तो शुगर का मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन बेस का, ये पहले जुड़ते हैं और पहले क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है? नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबो शर्करा, ये 2 हैं। उसके बाद फिर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है और फिर क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड में तो तीनों होते हैं, वो तो पता है आपको, लेकिन न्यूक्लियोसाइड का ध्यान रखना। आया ना समझ में? इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है। क्लियर हुआ? बाकी तो आपको क्लियर हो गया है। डबल स्ट्रैंड जो है, क्लियर, वो दोनों 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, और 2 हेलिक्स के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। जो कुंडल का व्यास होता है डीएनए कुंडल का, वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस कितना होता है उसका? 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसके अलावा उसको जब हम देखते हैं कि भैया अंदर जब जाते हैं तो वो जो थ्रेड्स होते हैं उनमें क्या, कौन सा बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में? जिसका धागा बनता है। कौन सा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ, 2 थ्रेड्स के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड है, एक इधर का धागा एक इधर का, इधर का जैसे एडिनिन है, जुड़ेगा किससे? उधर एडिनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर? और ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर हुआ? और दोनों जो थ्रेड्स होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। एक 3 to 5 नीचे की ओर और एक नीचे से ऊपर की ओर 3 to 5 है ना, सब 5 to 3। क्लियर? तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड पेयर्स कितने होते हैं? एक हेलिक्स में 10 पेयर्स, 10 जोड़े होते हैं। बाकी वो अलग अलग डीएनए में किसी में 9 होता है, किसी में 11 भी होता है, लेकिन एक जनरल जो डीएनए होता है जो कि बी डीएनए है, जिसको कि किसने खोजा था? अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो आप। ये तो डीएनए का डबल हेलिक मॉडल है, लेकिन डीएनए को किसने खोजा था? फ्रेडरिक मिशेल ने। क्लियर है? नोट्स में है ना? कहाँ पर लिखा है? सबसे शुरू में है, शुरुआत में कि डीएनए को खोजा था किसने सबसे पहले? फ्रेडरिक मिशर। हाँ, मिशेल, मिशर, वो प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो। फ्रेडरिक मिशर ने। तो वो ध्यान रखना है ना आपके इसमें, तो वो ध्यान रखना। वो पूछता है डीएनए को खोजा उसने, क्लियर, लेकिन बाद में जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, ये मॉडल है, नहीं तो आप इसको वाटसन क्रिक बता दो। खोजने वाला अलग है कि सबसे पहले डीएनए बताया किसने कि डीएनए होता है, लेकिन जो खोजा था वो किसने खोजा था वो अलग है, और मॉडल जो दिया था वो अलग है। वैसे 5 प्रकार के डीएनए हमने पढ़े थे, ABCD और Z, लेकिन जो डबल हेलिक मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिया वो कौन सा है? वो बी डीएनए, और वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। क्लियर? उसी को आपको स्टडी करना है। आया ना समझ में? फिर इसके अलावा हमने फिंगरप्रिंट्स भी देखा था, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में भी हमने देखा था भैया डीएनए के जो विशेष खंड होते हैं, विशेष टुकड़े, बाकी तो पूरा ऊपर से नीचे तक थ्रेड्स लगभग एक जैसा होता है हर इंसान में, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा डीएनए में बदलाव होता है। क्लियर? जिसके कारण हमारा जैसे चेहरा बनता है भाई, खाना पचाना ये तो सबके अंदर होता है, तो बाकी तो पूरी प्रोसेस के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है वो तो सेम है, पर कुछ विशेष सिम्टम हर किसी में अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो जो अलग अलग जो सिम्टम्स है उसको बताने के लिए जो डीएनए का एक स्पेशल खंड होता है उसको ही कहा जाता है जंक डीएनए, उस टुकड़े को। और उसी को क्या करते हैं, उसी का फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं साइंटिस्ट। क्लियर? और उसी से पता लगाते हैं।
नहीं तो एक डीएनए के अंदर एक डीएनए थ्रेड्स या डबल स्ट्रैंड में खरबों होते हैं टुकड़े, तो खरबों को कब मैच करेंगे? खाली वो देखते हैं कि भैया डीएनए का कौन सा पार्ट है जहाँ पर इस टाइप का जो है वो थ्रेड्स ऐसा टुकड़ा होता है जिससे हम हर व्यक्ति को अलग अलग पहचान सकते हैं, है ना समझ में? तो उसी को कहा जाता है जंक डीएनए और उसी का फिंगरप्रिंट तैयार होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि फिंगरप्रिंट में जो डीएनए का टुकड़ा उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जंक डीएनए कहते हैं, है ना समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना। प्लाज्मिड भी मैंने आपको बताया था। प्लाज्मिड क्या होता है? जो क्रोमोसोम के अलावा जो बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल होता है। जैसे मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर हम देखें, ये जैसे एक बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पर है डीएनए वो तो है, लेकिन इसके अलावा एक जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है अलग से। अब बैक्टीरिया में कोई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये तो होती नहीं है चीज़ें, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है क्रोमोसोम के अलावा, क्लियर, उसको कहा जाता है प्लाज्मिड, और ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है मोस्टली, क्लियर। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। एक हमने बैक्टीरियोफेज भी पढ़ा था। बैक्टीरियोफेज ये जीवाणु भोजी क्या होता है? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है ना समझ? सभी वायरस नहीं, केवल ऐसे स्पेशल कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे और बैक्टीरिया के अंदर जो भी है सब को तहस नहस कर देंगे, है ना समझ में? हम हमारी भाषा में क्या बोल सकते हैं? जैसे आर्मी में आपने देखा होगा एक्स्ट्रा वो स्पेशल कमांडो फोर्स होती है ना, दुश्मन के इलाके में घुस जाती है और अपना काम करके वापस आ जाती है ना समझ में? उस टाइप के। तो उस टाइप के जो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे, बैक्टीरिया को डैमेज करेंगे, अंदर से बैक्टीरिया को मार डालेंगे, ऐसे वायरस को ही हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज, है ना समझ? ऐसे वायरस को जो बैक्टीरिया को मारते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स के। क्लियर? क्रोमोसोम किससे बनते हैं? तो जो क्रोमेटिन धागे जो होते हैं वही बाद में छोटे और मोटे होकर क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं, जिनको हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। अब अगर ऐसा पूछ ले कि गुणसूत्र किसका बना होता है, तो किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का, है ना समझ में? जबकि हमने केंद्रिका पढ़ा था, न्यूक्लियोलस पढ़ा था ना, वो क्या था? वो आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? केंद्रिका, जो फोंटाना ने खोजा था केंद्रिका को। केंद्रक को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। और केंद्रक का जो ये महत्व है ये पूरा किसने बताया था? हेमरलिंग ने। किसमें? एसिटाबुलेरिया जो हरी शैवाल होती है उसके अंदर जो केंद्रक का महत्व बताया था कि भैया केंद्रक ही पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर? ये किसने बताया था? हेमरलिंग ने। हेमरलिंग ने सबसे पहले जो एसिटाबुलेरिया होती है जो कि एक हरी शैवाल है, कौन सी शैवाल है? ग्रीन एल्गी, उसमें सबसे पहले उन्होंने देखा और बताया कि भैया जो सेल होती है उस सेल या कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? उसको, हाँ, उसको कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस, है ना समझ में? इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हमने क्या है पुराना जो है वो पूरा रिवाइज कर लिया है। उधर भी आपको पीछे भी पढ़ते रहना है, क्योंकि बॉटनी में जो है ना एक बार अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद हो गई तो फिर बॉटनी आसान है। तो ऐसा नहीं कि आप इस नोट्स को छोड़ दो, जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना रोज़ जाके जितना पढ़ें उसको रिवाइज करो, पुराना वापस कर लो, क्योंकि बार बार पढ़ने से ये शब्द याद होंगे। ये टर्मिनोलॉजी मेन होती है ना समझ में? कि जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम और क्या बोलते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं और डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, उसको कहते हैं ना। ये दोनों नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना भैया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर बोलते हैं हम, ये कोशिका का क्या होता है? ढांचा होता है ना समझ में? ध्यान रखना। इसके अलावा हमने संचित पदार्थ पढ़े थे। क्लियर? संचित पदार्थ में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको पता है ना? मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्लियर है ना?
हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। अच्छा आज जा रहा हूँ, चलो चलो पहुँचो। वैसे शनिवार को तो शायद छुट्टी है वहाँ, कल और परसों। आप जाओ ना, हॉस्टल पूरा खाली पड़ा है, आप जाओ तो सही। वो अपने हाथ में थोड़ी है। ठीक है ना। देखो चांस तो मतलब यार पहले आप मतलब वो इन चुके हैं फॉलो करो। कौन वो? आगे जाओ। हाँ तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ पटेल जी आ गई, आवाज़ आ गई अब। हाँ चलो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरएनए। आरएनए को हम सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिबोज न्यूक्लिक एसिड। कुछ लोग इसको राइबोज भी बोलते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। राइबोज बोलो, रिबोज बोलो, आपकी इच्छा भैया। आया ना समझ में? तो रिबोज बोलो या राइबोज बोलो, आपकी इच्छा, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो उस टाइप से आप कर सकते हो। आरएनए मतलब रिबोज न्यूक्लिक एसिड। हम पहले पढ़ चुके थे डीऑक्सी रिबोज। अब हम आरएनए पढ़ रहे हैं, तो आरएनए में आता है रिबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। अब पहला पॉइंट तो यही पूछा आता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा है, तो कौन सी है? रिबोज है। डीएनए में कौन सी शर्करा थी? डीऑक्सी रिबोज थी। है ना समझ में? ये पहला अंतर समझ में आ गया। डीएनए मुख्य रूप से डबल स्ट्रैंड होता है, हम पढ़ चुके हैं। आरएनए मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रैंड होता है। मैंने बताया था ना, दोनों जो धागे होते हैं वो टूटते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बस ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। कोई अलग से थोड़ी होता है, बस एक अंतर आता है नाइट्रोजन बेस का, वो हम पढ़ लेंगे आगे। क्लियर? एक अंतर तो यहाँ देख लिया आपने कि दोनों में शर्करा अलग अलग है। एक में डीऑक्सी राइबोज शर्करा थी डीएनए में, आरएनए में रिबोज शर्करा है। क्लियर? दूसरा, आरएनए का निर्माण 3 अणुओं से होता है, वही डीएनए जैसा। भाई धागे जो ये थे, ये धागा टूटा, अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। तो ये भी तो न्यूक्लियोटाइड के ही बने थे, तो ये भी काहे के बनेंगे? ये भी न्यूक्लियोटाइड के। है ना समझ में? सेम स्ट्रक्चर है। क्लियर? कोई अंतर नहीं है। तो आरएनए की इकाई या यूनिट भी क्या रहेगी? न्यूक्लियोटाइड। सीधी सी बात है, वही सेम। इसमें 3 अणु कौन कौन से हैं आरएनए में? तो एक तो शर्करा बदल जाएगी, यहाँ है तो ये भी पेंटोस शर्करा ही, लेकिन इस शर्करा का नाम क्या रहेगा? रिबोज शर्करा। है ना समझ में? है पेंटोज ही, लेकिन वो डीऑक्सी रिबोज शर्करा थी, ये रिबोज शर्करा है। क्लियर हुआ? दूसरा अणु वही फॉस्फोरिक अम्ल जो डीएनए में था, और तीसरा वही नाइट्रोजन बेस, वही था ना डीएनए में। सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस जहां अंतर है वो याद रखना है केवल। वही 3 अणु हैं, बस शर्करा बदल जाएगी, रिबोज शर्करा हो जाएगी, और नाइट्रोजन बेस वही 4 रहेंगे। इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? तो एक तो आपका प्यूरिन बेस, दूसरा पाइरीमिडीन या पिरीमिडीन बेस। है ना समझ में? तो पाइरीमिडीन या पिरीन बेस में यहाँ पर वही, प्यूरिन में तो वही है, सेम है जो डीएनए में थे। एडिनिन ग्वानिन थे, यहाँ पर भी एडिनिन ग्वानिन ही बेस है। लेकिन यहाँ पर था थाइमीन। आया कुछ याद? था ना थाइमीन? यहाँ क्या आ जाएगा? अब यूरेसिल आ जाएगा आरएनए में। क्लियर हुआ? ये अंतर है। और साइटोसिन आपका वैसा का वैसा है। क्लियर हुआ? अब इन दोनों के एडिनिन किससे जुड़ेगा? यहाँ पर यूरेसिल से, वहां पर एडिनिन थाइमिन से जुड़ता था, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता था। क्लियर हुआ ना? यहाँ पर एडिनिन यूरेसिल से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर हुआ? और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर हो गया? वही चीज है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया ना? वही 3 अणु है। क्लियर? वही रिबोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन बेस, चारों में से कोई एक बेस। क्लियर? ध्यान रखना। डीएनए की इकाई भी क्या, आरएनए की इकाई भी क्या रहेगी? किधर भग गया? आरएनए की इकाई भी क्या रहेगी? वही रहेगी जो डीएनए की थी। है ना समझ में? क्या रहेगी? न्यूक्लियोटाइड
टाइड, वही रहेगी न्यूक्लियोटाइड। मेहता जी क्लियर हो गया? पटेल जी तो ध्यान रखना। फिर आगे चले हम। सामान्यतः आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, वही डीएनए के टूटने से बना। तो आरएनए जनरल होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एसएस लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड। है ना समझ में? तो जनरली तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, कभी कभी बाय चांस ये डबल स्ट्रैंड हो सकता है। क्लियर? लेकिन देखो कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहां पर ये डबल स्ट्रैंड मिलेगा। कैसे? तो देखो एक रियो वायरस होता है। कौन सा वायरस? रियो वायरस। क्लियर? और वाउंड ट्यूमर वायरस, जो ट्यूमर होते हैं ना, क्लियर, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्लियर? तो ब्रेन ट्यूमर या वाउंड वायरस जो होता है, इनमें आरएनए आपको डबल स्ट्रैंड मिलता है, बाकी सब जगह सिंगल स्ट्रैंड है। क्यों? क्योंकि इनमें भैया इनमें डीएनए होता ही नहीं है। इन दोनों में, रियो वायरस में और वाउंड ट्यूमर वायरस में, इनमें डीएनए होता ही नहीं है। तो फिर बचा क्या? आरएनए। तो आरएनए इसमें डबल स्ट्रैंड होता है। क्लियर हुआ? आया ना समझ में? ध्यान रखना। फिर चलते हैं हम अधिकांश। अब यहाँ एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे आपको मैं सामान्य पूछ लूं, आनुवंशिकता का वाहक कौन है? तो आनुवंशिकता का वाहक डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। वैसे तो डीएनए है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम, मतलब जेनेटिक ट्रांसपोर्टर। क्लियर? भाई अपने माता पिता के गुण अपने अंदर आए, किसके कारण? डीएनए के कारण। है ना समझ में? तो अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि मुख्य रूप से आनुवंशिकता का वाहक डीएनए है, लेकिन मुख्य को हटा दो और केवल लिख दे आनुवंशिकता का वाहक है डीएनए, आरएनए, दोनों आएगा। क्यों? कारण बताता हूं। वैसे तो आनुवंशिकता का वाहक डीएनए ही है, लेकिन कब? जब क्वेश्चन में मुख्य बोले। 99% जीवों, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव हैं, उनमें डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ ना? लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं 1% जिनमें डीएनए नहीं होता, तो फिर उनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाएंगे? वो आरएनए ले जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ आपका? आनुवंशिकता का वाहक डीएनए भी है, आरएनए भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले मुख्य रूप से, तो फिर खाली डीएनए है ना समझ में? क्लियर हुआ? मुख्य तो डीएनए ही है, ये तो हम पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है वो डीएनए ही करता है, लेकिन कुछ जीवों में आरएनए भी करता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपका आंसर। जैसे क्वेश्चन आपको बोला कि निम्न में से आनुवंशिकता का वाहक है, तो दोनों आएगा। आया ना समझ में? कारण बताऊंगा क्यों। और क्वेश्चन बोल दे कि मुख्य रूप से आनुवंशिकता का वाहक कौन है, तो मुख्य रूप से तो डीएनए ही है। क्लियर? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अधिकांश पादप रोग, विषाणु या वायरस, जो प्लांट डिसीज होती है वायरस के कारण, तो कई ऐसे पौधों में आप रोग पड़ते हो, जैसे लीफ कर्ल, पत्तियों, मिर्ची में आपने देखा है माथे बंध जाते हैं, मिर्च में, टमाटर में, क्या कोकड़िया रोग बोलते हैं। कोकड़िया, ऊपर की पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती है, कोकड़िया हो जाता है, वो किसके कारण होता है? वायरस से। फिर सोयाबीन के अंदर आप पढ़ते हो, मूंग के अंदर मोज़ेक रोग, येलो मोज़ेक रोग पढ़ते हो ना, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाती है, ये भी वायरस से होता है। तो बहुत सारी बीमारियां पौधों में वायरस से भी होती है। तो ऐसे वायरस जो पौधों में रोग पैदा करते हैं, ऐसे वायरस के अंदर डीएनए नहीं होता है, तो उनमें क्या होता है? फिर आरएनए होता है। तो फिर वो ले जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को। आया ना समझ में? तो अधिकांश पादप रोग, विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ
एक सूत्रीय आरएनए और अन्य विषाणुओं में और दूसरे जो वायरस हैं उनमें एक सूत्रीय या द्विसूत्रीय डीएनए होता है। इस प्रकार विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ दोनों हो सकते हैं। वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि मुख्य रूप से तो डीएनए है, और अगर मुख्य नहीं बोले तो दोनों है ना, समझ में। क्योंकि यहाँ वायरस के अंदर देखो भैया, जो जैसे कोरोना वायरस है, क्लियर। तो कोरोना वायरस में आप देखते हो mRNA होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। तो कुछ ऐसे वायरस है जो पौधों में रोग पैदा करते हैं, क्लियर। मतलब मैक्सिमम पौधों में जो रोग पैदा करने वाला जो वायरस या विषाणु है ना, उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, उसमें केवल आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड वाला। और वही पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर या लक्षणों को ले जाता है। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल का काम कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है, डीएनए है नहीं इसके पास। लेकिन कुछ और, जैसे अगर भैया और भी वायरस हैं, कोई ऐसे थोड़ी कि पौधों पर रोग पैदा करने वाले ही वायरस होते हैं, हमारे अंदर भी बीमारी पैदा करने वाले वायरस होते हैं, क्लियर। और भी इस जैव मंडल में, बायोस्फीयर में बहुत सारे वायरस हैं। तो बाकी वायरस के अंदर अगर हम देखें तो या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, है ना, समझ में। लेकिन क्वेश्चन वो पूछता है कि अधिकांश पादप रोग वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, आरएनए होता है। कैसा, सिंगल स्ट्रैंड। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर किए कि मुख्य आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि आनुवंशिक पदार्थ होता है तो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है ना, समझ में। मुख्य तो डीएनए है, ध्यान रखना। अब यहां से आपको क्वेश्चन आता है आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा केमिकल लोचा है ना, समझ। यहाँ उलझ जाते हैं लोग। आरएनए जैसे ही क्वेश्चन आता है तो फट से आप बोल देते हो 3 टाइप के होते हैं, गलत है। आरएनए, ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा है, आरएनए 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है अनुवंशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, जो कि हमने किसके अंदर देखा, अभी देखा, प्लांट वायरस में देखा ना। प्लांट वायरस, पौधों पर जो वायरस लगते हैं उनमें डीएनए है ही नहीं, तो उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो एक आरएनए होता है वो अनुवंशिक आरएनए है, जिसको हम जेनेटिक आरएनए बोलेंगे, क्योंकि यही तो जेनेटिक की यूनिट है, किसमें, वायरस में, प्लांट वायरस में। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, अनुवंशिक आरएनए। अब ये नॉन जेनेटिक आरएनए क्या करेगा भैया, ये लक्षणों को नहीं ले जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ डीएनए है, तो डीएनए लक्षणों को ले जाएगा और दूसरी पीढ़ी में जाने के बाद वो दोनों डीएनए टूट जाएंगे, दोनों धागे, और काय में बदल जाएंगे, आरएनए में। आरएनए क्या कर रहा है, मैसेंजर का काम करता है, सूचना ले जाने का, है ना, समझ में। डीएनए जो सूचना देगा, आरएनए उसको लेकर जाएगा। आरएनए डाकिया का काम करता है, लेटर लिखने वाला डीएनए, और उसको गर्लफ्रेंड तक पहुंचाने वाला आरएनए, है ना, समझ में। कालू सिंह, समझे। हाँ, आपकी भाषा में समझाया, क्लियर। स्कूलों में किया होगा ऐसा, लेटर लिख दिया होगा, दूसरे दोस्त को दे दिया होगा, दे देना मेरे तरफ से गिफ्ट है ना, समझ में। तो लेटर लिखने वाला जो होता है जनरली वो डीएनए, क्लियर भाई। अगर कल को गर्लफ्रेंड बनेगी तो डीएनए की बनेगी ना, आरएनए की थोड़ी बनेगी। आरएनए तो सूचना ले जा रहा है केवल, है ना, समझ में, कि इधर लेटर दिया, भैया तेरी उससे अच्छी पटती है, ये लेटर ले जाके उसको दे देना, होता है कि नहीं। हाँ, अब धीरे धीरे मैच्योर हो गए कि भैया ये सब फालतू की चीज़ें हैं। उधर 11वीं 12वीं में ऐसा भावबाजी की चीज़ें सब होती रहती है। अब धीरे धीरे बोझ बढ़ रहा है, जीवन में क्या करना है, तो आप सब समझ में आ रहा है कि ये फालतू की चीज़ें हैं, है ना, समझ में। अब अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। तो
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉन जेनेटिक आरएनए में लेटर लिखने वाला भी वही है आरएनए, वो ले जाने वाला भी वही है, दोनों काम वही कर रहा है। क्योंकि डीएनए है नहीं, आपका कोई दोस्त है नहीं, तो आप ही लिखोगे, आप ही ले जाके दे दोगे। फिर बाद में भले ही आपको जूते पड़े, चप्पल पड़े, थप्पड़ पड़े, वो अलग चीज है ना, समझ में? क्लियर? और यहाँ पर नॉन जेनेटिक आरएनए में क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये तो चुपचाप बैठा है भैया, जो डीएनए बोलेगा वही करूंगा, है ना, समझ में? क्लियर? तो आरएनए कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। मेहता जी समझ में आया? पटेल जी? अब आगे पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आरएनए कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। क्लियर हो गया? अब फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का होता है? जेनेटिक आरएनए के तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो कितने प्रकार का? फिर वो होता है 3 प्रकार का। है समझ में? है ना? बिल्कुल केमिकल लोचा है यहाँ पर। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। जो पूछे वही बताना है। क्वेश्चन अगर पूछे कि आरएनए कितने प्रकार का दिलीप? 2। नॉन जेनेटिक आरएनए 3। है ना समझ में? ध्यान रखना। तो पहले हम देखते हैं जेनेटिक आरएनए को, अनुवांशिक आरएनए। अनुवांशिक आरएनए में अधिकांश पादप रोग विषाणु, मतलब मैक्सिमम जो पौधों में रोग या डिजीज पैदा करने वाले जो भी वायरस होते हैं उनमें होता है जेनेटिक आरएनए। और बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज मतलब पढ़ चुके हैं हम क्या? हाँ, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाएंगे, ऐसे वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्लियर है ना समझ में? तो मैक्सिमम जो प्लांट डिसीज वायरस होते हैं उनमें और बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक आरएनए। यही काम करेगा, लेटर भी यही लिखेगा और लेके देने जाएगा भी वही। है ना समझ में? क्योंकि डीएनए है नहीं भैया, इसका कोई दोस्त है नहीं, तो यही दोनों काम कर रहा है, तो यही हुआ जेनेटिक। दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए, इस पर इसके पास लेटर लिखने वाला है, लेटर लिखा किसी ने, अब यहाँ तो आरएनए कुछ नहीं करेगा। आरएनए क्या करेगा? लेटर ले जाके दे देगा। अगर सामने अगर थप्पड़ उप्पड़ खाने की बारी आई तो हाथ जोड़ के बोल देगा ये लेटर तो उसने दिया है, उसको मारो, मैं तो उधर से लेके आने वाला हूँ, मैं तो सोशल सर्विस कर रहा हूँ, सामाजिक सेवा कर रहा हूँ। भैया कल को अगर आपकी बातचीत हो जाए, बाद में शादी हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको ढूंढो, वो बैठा है उधर, मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं भी मार लूंगा थोड़ा बहुत। है ना समझ में? तो यहाँ पर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल इसके पास, जैसे हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो हमारे अंदर जो आरएनए है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन जेनेटिक। है ना समझ में? तो नॉन जेनेटिक आरएनए विषाणु के अतिरिक्त वायरस को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वायरस में तो ये हो सकता है, वायरस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी जीव जंतु हैं सब में जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? नॉन जेनेटिक होता है। हमारे अंदर भी नॉन जेनेटिक है। क्लियर? तो हमारे अंदर जो नॉन जेनेटिक है मतलब ये केवल सूचना को ले जाने का काम करेगा, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये डीएनए से पूछेगा भैया कि राइबोसोम के पास जाऊं, डीएनए अगर बोल देगा कि हाँ जा, तो ये लेटर लिख के डीएनए दे देगा किसको? आरएनए को, बोले राइबोसोम के पास जाना और ये लेटर पकड़ा देना उसको। वही कोड, जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट होता है ना, 3-3 के कोड होते हैं जोड़े में, तो ये केवल कोड वहां से ले जाएंगे और क्या करेंगे? राइबोसोम को दे देंगे। अब राइबोसोम जाने और डीएनए जाने, डीएनए जो भी कोड लिख के दिया है वो राइबोसोम पढ़ लेगा और उस टाइप की प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ जो आरएनए है वो केवल किसका काम कर रहा है? वो सूचना, संदेश ले जाने का काम कर रहा है, डाकिया का काम कर रहा है, पोस्टमैन।
आया ना समझ में? अब जैसे मान लो आप अपने मित्र को कहीं अगर दूर रह रहा है, आप अगर चिट्ठी में लिख दोगे कि अगर तू इधर आ गया तो मैं तेरे को देख लूंगा, क्लियर, हाथ पैर तोड़ दूंगा, चिट्ठी में लिख दिया आपने, यहाँ से पोस्ट कर दिया, वो लेटर आपके दोस्त के पास पहुंचा, तो ऐसे दोस्त ने पढ़ा, पढ़ने के बाद दोस्त ऐसा थोड़ी कि डाकिया को मारने लग जाएगा। डाकिया की क्या गलती भैया, पोस्टमैन, वो तो लेटर आपको दे देगा, कि डाकिया को मारोगे कि भैया तुम काहे को लेके आए? डाकिया को क्या मतलब भैया, उस पे सील ठप्पा एड्रेस लिखा है, अंदर जो लिखा है वो तुम जानो वो जाने। तो यहाँ पर जो है आरएनए जो होता है वो डाकिया का काम कर रहा है, संदेश ले जाने का काम, क्लियर। तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है ये सभी जीव जंतुओं में होता है, केवल वायरस को अगर हम छोड़ दें तब, क्लियर, ध्यान रखना। अब नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का, क्लियर। इसमें कौन कौन सा 3 टाइप है, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा, नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का, तो ये होता है 3 टाइप का। एक होता है मैसेंजर आरएनए, mRNA जिसको बोलते हैं, क्लियर, छोटा सा m लिखते हैं, क्लियर। दूसरा होता है rRNA जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और तीसरा होता है sRNA या tRNA, दोनों इसी के नाम है। इसको या तो आप सोल्यूबल आरएनए बोल दो या ट्रांसफर आरएनए बोल सकते हो, आया ना समझ में? इनको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, क्लियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं भैया, पहला हमने जो पढ़ा mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब इसका तो नाम ही वही है, मैसेंजर, तो इसका तो एक ही काम है, मैसेज ले जाना, आया ना समझ में? तो यह डीएनए से बनकर केंद्रक से बाहर आते हैं और केंद्रक के आदेश के अनुसार प्रोटीन बनाते हैं। अब देखो ये क्या करता है, ये बनता कहाँ पर है, मैसेंजर आरएनए। ये है कोशिका, कोशिका के अंदर है केंद्रक, है केंद्रक के अंदर है केंद्रिका, है केंद्रिका। तो ये कहाँ पर बैठा है, आपने पढ़ा है केंद्रिका किसकी बनी होती है, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये यहाँ से केंद्रिका से ये निकलेगा और बाहर जाएगा। केंद्रक में छेद होते हैं, केंद्रक झिल्ली में पढ़े हमने, और ये राइबोसोम बैठा है आपका 70S80S, क्लियर। इसके पास आएगा और ये सूचना दे देगा, है ना समझ में? ये इसका काम हो गया, क्लियर। तो ये है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि कमांड कौन देता है, केंद्रक के अंदर बैठा हुआ ये जो क्रोमोसोम पर जो डीएनए है, ये क्या करेंगे, कमांड देते हैं किसको, mRNA को, मैसेंजर आरएनए को। भैया लेटर दे दिया, डीएनए ने चिट्ठी लिखकर किसको दे दी, आरएनए को। अब आरएनए का काम है राइबोसोम तक मैसेज को ले जाना, मतलब कोड को ले जाना। कोड लाकर ये किसको दे देगा, राइबोसोम को दे देगा। अब राइबोसोम भराभर अपनी फैक्ट्री चालू करेगा, और ये तो प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, ये फटाफट क्या करेगा, जो कोड आया है उस टाइप की प्रोटीन बनाएगा, आया ना समझ में? क्लियर हुआ? फिर दूसरा जो है rRNA, राइबोसोमल आरएनए, क्लियर। यह राइबोसोम पर लगा रहता है और प्रोटीन निर्माण में मुख्य रूप से सहायक होता है। ये राइबोसोम से ही जुड़ा रहता है हमेशा, और प्रोटीन बनाने में, जैसे वो मैसेज वाला कोई आरएनए लेकर आया और कोई सा कोड छूट गया, तो आप अपने बाजू में अपने मित्र को बोलते हो ना, अरे ये देख यार ये क्या लिखा है, पूछते हो ना अपने दोस्त से कभी कभी। तो ये वो आरएनए है, ये राइबोसोम के पास ही बैठा रहता है। अगर राइबोसोम को कोई दिक्कत आई मैसेज पढ़ने में, जो mRNA लेकर आया, तो किससे पूछेगा वो, rRNA से पूछ लेगा, आया ना समझ? क्योंकि ये भी आरएनए है, तो उसकी हैंड राइटिंग अच्छे से जानता है ये, आया ना समझ में? क्लियर कि नहीं आया? जैसे किसी ने चिट्ठी लिख के दिया, अब आपको मिल गया चिट्ठी, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, 1-2 लाइन आई, फिर बीच में गड़बड़ हो गया, क्लियर। अब आप अपने दोस्त को बुलाते हो ना कि अरे यार देख, हो सकता है तेरे को समझ में आ जाए, है ना समझ में? तो इसलिए ये हमेशा राइबोसोम के पास ही बैठा रहता है, क्लियर हुआ? फिर तीसरा आता है, ये भी प्रोटीन निर्माण में ही सहायक है, क्लियर, लेकिन किसके साथ मिलकर, राइबोसोम के साथ मिलकर। फिर नेक्स्ट आता है sRNA, जिसको बोलते हैं tRNA भी इसको कहा जाता है।
इसको हम या तो सॉल्यूबल बोले, घुलने वाला, या फिर हम इसको ट्रांसफर आरएनए बोल सकते हैं, दोनों एक ही हैं। क्लियर? यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, ये केंद्रक के अंदर नहीं होता। ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, केंद्रक के बाहर। आया ना समझ में? और कई प्रकार का होता है, इसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। क्लियर? यह सबसे छोटा आरएनए होता है। क्लियर? अब इसका काम क्या है? तो ये कोई नहीं, ये आवारा टट्टू है, घूमता रहेगा कोशिका द्रव में। कभी राइबोसोम को जरूरत पड़ी तो राइबोसोम आवाज लगा देगा, इधर आ रहे, थोड़ा सा काम है, करवा लेगा, फिर भगा देगा। क्लियर? किसी दूसरे को कुछ काम पड़ा, इधर आ, थोड़ा ये थैली उठवा दे। क्लियर? फिर वहां से भगा देगा। फिर किराने वाले के बाजू गया, वहां बोलेगा 5 मिनट बैठना, मैं आया अभी घर से, वहां बिठा लिया। बस इसका यही काम है। देखा होगा ना गांव में ऐसे कुछ अपवाद भी रहते हैं, कुछ काम नहीं है, बस सुबह बढ़िया 10 बजे खाना दबाया। क्लियर? इधर गए दोस्त, अरे बोले ये भैंस को देखना, मैं आया जरा। वो भैंस को देखेगा जब तक खड़ा होके कि इधर उधर नहीं जाए। वो दोस्त आ गया, फिर भगा देगा, चल जा अब तेरा काम हो गया है। क्लियर? उधर गए बाजू वाले के यहाँ, बोले किसी ने देख लिया, किसी दादी ने, बोले बेटा इधर आ, शक्कर ला देना ये 10 रुपए की। उसका काम कर दिया। पूरे गांव के वो काम करते रहता है। तो ये इसका काम वही है। ये कोशिका में कोई भी कुछ भी काम बता देगा तो ये फालतू है ना समझ में? तो ये क्या है आपका एस आरएनए या टी आरएनए। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका कंपैरिजन। ये पढ़ लो, नहीं भी ये पढ़ो तो ये चार्ट जरूर याद रखना, ये मोस्ट IMP है। पहला हमने पढ़ा था mRNA मैसेंजर आरएनए, तो इसकी मात्रा कितनी होती है टोटल कोशिका में? पूरी कोशिका में ये केवल 3 से 5% होता है। क्लियर? जितना भी आरएनए है उसका टोटल, अगर आरएनए 100% है उसमें से 3 से 5% कौन सा है? mRNA मैसेंजर आरएनए। क्लियर? अणुभार इसका कितना होता है? इसका होता है 5 लाख से लगाकर 20 लाख तक। आपने अणुभार पढ़ा है उधर केमिस्ट्री में, मोलिक्यूलर वेट निकालना। क्लियर? जैसे ग्लूकोज का 180 होता है, पढ़ा है ना? पानी का 18 होता है, H2O का पढ़े है ना? वैसे ही इसके एक अणु का वजन कितना होता है? अणुभार मोलिक्यूलर वेट 5 लाख से लगा के 20 लाख तक, सबसे ज्यादा इसी का मोलिक्यूलर वेट है। और ये कई बार पूछा है सबसे अधिक अणुभार वाला आरएनए कौन सा होता है? mRNA। क्लियर? और निर्माण कहाँ होता है? तो हम पढ़ चुके, केंद्रक में डीएनए के सांचे पर होता है। केंद्रक में डीएनए टूटता है और उससे बनता है mRNA। धागे जो टूटकर अलग होते हैं ना, वही है mRNA, केंद्रक में बनता है। और कार्य क्या है? तो नाम से ही समझ में आ रहा, मैसेंजर मतलब मैसेज ले जाने वाला, मतलब सूचना वाहक का कार्य या संदेश वाहक का कार्य कर रहा है, डीएनए की सूचना को ले जाएगा ये। आया समझ में? फिर दूसरा है rRNA, जिसको हमने क्या बोला था? राइबोसोमल आरएनए पढ़ा था ना? ये राइबोसोम से चिपका रहता है। क्लियर? rRNA इसका जो मात्रा होता है 80% होता है ये टोटल सेल में, सबसे ज्यादा मात्रा इसी की है। सबसे ज्यादा अणुभार mRNA का, सबसे ज्यादा मात्रा rRNA की। क्लियर? ये राइबोसोम के पास हमेशा चिपका रहेगा, और ये राइबोसोम शुरू से जब राइबोसोम बनता है तब से उसी के पास रहता है ना समझ में? जब और राइबोसोम बनता कहाँ है? केंद्रिका में बनता है। न्यूक्लियोलस जो आपने पढ़ा है ना, केंद्रक के अंदर छोटी सी केंद्रिका विदाउट मेम्ब्रेन, उसके अंदर राइबोसोम बनते हैं और वहीं से ये चिपक कर आता है साथ में राइबोसोम के। क्लियर? तो निर्माण, अच्छा, इसका मोलिक्यूलर वेट 40,000 से कम होता है। ये लेस देन का चिन्ह है, कहाँ लेस देन, कम, तो 40,000 से कम होता है इसका। और केंद्रिका में डीएनए के सांचे पर बनता है। आया ना समझ में? और इसका काम क्या होता है? राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम को भी बनाना और प्रोटीन को भी बनाना, दोनों काम है इसका, क्योंकि इसका नाम ही है राइबोसोमल आरएनए। तो ये मेन क्या है? राइबोसोम को बनाने का काम। है ना समझ में? फिर नेक्स्ट आता है एस आरएनए। एस आरएनए को हम टी आरएनए भी बोलते हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो एस आरएनए है ये 10 से 20% तक सेल में होता है। कितना? 10 से 20%। और इसका मोलिक्यूलर वेट 25 से 30 लाख। अब ऊपर देखो,
तीनों का कंपैरिजन करो, मोलिकुलर वेट किसका सबसे ज्यादा? एसआरएनए का है, समझ में? पहले हमने जो 2 पढ़े थे उसमें ऊपर वाला था ज्यादा, कितना? 5 से 10 लाख। अब यहाँ पर ये कितना है? 25 से 30 लाख। तो मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा किसका? एसआरएनए का। क्लियर? सोलुबल आरएनए या टीआरएनए का। मात्रा सबसे ज्यादा किसकी? उनको टिक लगाओ, जो जो सबसे ज्यादा है ना उसको टिक लगाओ। जैसे सबसे पहले कॉलम में देखो मात्रा में 80% है, कौन सा है? आरआरएनए। सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट एसआरएनए का है ना, ये सबसे ज्यादा वाले पूछता है वो। क्लियर? फिर इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचे पर होता है और अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। इसका काम क्या होता है? जो भी कोशिका के अंदर जो प्रोटीन की इकाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड, उसको राइबोसोम के पास ले जाएगा और राइबोसोम फिर बहुत सारे एमिनो एसिड को आपस में जोड़कर क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। है ना समझ में? तो ये 3 टाइप के होते हैं। अब एसआरएनए का अणुभार सबसे अधिक लिखा है नीचे, और आरआरएनए का सबसे कम। अणुभार के हिसाब से अगर हम देखें तो एसआरएनए का अणुभार सबसे ज्यादा है 25 से 30 लाख, और आरआरएनए का अणुभार सबसे कम होता है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना, कोशिका में सबसे अधिक आरआरएनए होता है 80% होता है, और सबसे कम कौन सा था? एमआरएनए 3 से 5%। क्लियर? फिर आरआरएनए का जीवन काल सबसे अधिक होता है। जो राइबोसोमल आरएनए है इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है ना समझ में? कौन सा? आरआरएनए। और सबसे कम जीवन काल अगर होता है तो वो होता है एमआरएनए का। है ना समझ में? तीनों में सबसे ज्यादा समय तक कौन जीवित रहेगा? आरआरएनए। और सबसे कम समय तक जीवित रहेगा एमआरएनए। तो कंपैरिजन कर लिया हमने। ये कंपैरिजन से आपको खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आपको इस चार्ट में से 2 चीजें सबसे मोस्ट टाइम पे याद रखना। एक तो किसका अणुभार क्या है और किसकी मात्रा कितनी है। बाकी पीछे का याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कहाँ बनता है, क्या काम है, ये सब नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। 2 चीजें याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, सबसे कम मात्रा किसकी है। सबसे आपका जो अणुभार सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम अणुभार किसका है। क्लियर? वो आपको फैक्ट में से मिल जाएगा नीचे से। और सबसे ज्यादा उम्र किसकी होती है, सबसे कम उम्र किसकी होती है। क्लियर? हो गया क्लियर? तो ये था आपका आरएनए। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल। अब डीएनए और आरएनए की थोड़ी सी हम तुलना कर लेते हैं। हमने दोनों पढ़ लिए, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखने में तो लगभग एक जैसा ही लग रहा था, लेकिन दोनों में जो बेसिक खास अंतर है उसको ध्यान रखना। सबसे पहला डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीरिबोस शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा? राइबोस शर्करा या रिबोस शर्करा, आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। क्लियर हो गया? दूसरा, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। प्यूरिन में एडिनिन, ग्वानिन है, और पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन। क्लियर? ये देखो है। अब यहां अगर हम देखें किसमें, आरएनए में, तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस है। कौन से? प्यूरिन, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन में बदल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ थाइमिन था, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान रखना। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि एडिनिन इसके थाइमिन से जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर? और एडिनिन हमेशा थाइमिन से ही जुड़ेगा। अगर थाइमिन नहीं है तो उसकी जगह यूरेसिल है, यूरेसिल से जुड़ेगा। है ना समझ में? और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा।
क्लियर? अगर जैसे आपको कोड डी कोड अगर बोल दे, जैसे आपको बोल दिया कि भैया एक जेनेटिक कोड ये है, क्या है, AUC, एक ये जेनेटिक कोड है, इसका डी कोड करो, तो डी कोड क्या करोगे भैया, एडेनिन किससे जुड़ता है, यहाँ यूरेसिल आ रहा है ना, तो ए किससे जुड़ता है, थाइमिन से, लेकिन थाइमिन है नहीं, यूरेसिल है, क्योंकि इसमें यू आ रहा है ना, तो थाइमिन भूल जाओ, आया ना समझ में? तो ए की जगह क्या आएगा, यू आ गया। फिर यू किससे जुड़ेगा, ए से, तो यू की जगह क्या लिख दोगे, ए, हाँ समझ में? फिर सी किससे जुड़ता है, जी से, तो सी की जगह क्या लिख देंगे, जी। तो ये कोड है और ये इसका डी कोड है, जो जिससे जुड़ता है बस वो लिखना है उसकी जगह, आया समझ में? कालू सिंह भाई, जैसे मैंने आपको जोड़े तो बता दिए हैं, क्लियर? अब जोड़े में जैसे ए किससे जुड़ेगा, या तो टी से या यू से, अब आपको देखना है उसमें टी आ रहा है कि यू आ रहा है ना समझ में? फिर आपको पता है कि भैया जो आपका जी है वो किससे जुड़ेगा, सी से, है ना समझ में? अब अगर ए हो तो उसकी जगह टी लिखना है या यू लिखना है, यू या टी है तो उसकी जगह ए लिखना है, ये कोड को डी कोड करना, है ना समझ में? कर सकते हो, बहुत आसान है। ये CPAT में पूछा आता है, एक कोड दे देगा, कोड हमेशा, कोड में 3 ही नाइट्रोजन बेस होंगे एक कोड में, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन आपको आता है जेनेटिक कोड होता है हमेशा, सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपलेट होता है। तो क्या होता है हमेशा, ट्रिपलेट या त्रिक होता है, मतलब उसमें एक कोड में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, तब जाके वो कोड कंप्लीट होता है, मतलब 3 अक्षरों का एक कोड बनता है ना समझ में? और ये कोड लेकर कौन आरएनए जाता है, किसके पास, राइबोसोम के पास, क्लियर? ध्यान रखना। फिर डीएनए जो होता है वो जनरली, सामान्यतः, मतलब जनरली सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये कैसा होता है आपको पता है भैया, कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है ये, तो हम इसको DS बोल सकते हैं, डबल स्ट्रैंड जनरली, क्लियर? और आरएनए जनरली कितना, कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, हो गया? ध्यान रखना। फिर डीएनए जनरली या सामान्यतः क्या होता है, अनुवंशिक पदार्थ है, ये खुद जेनेटिक मटेरियल है, मतलब खुद वो व्यक्ति है जो लेटर लिख रहा है किसी दूसरे को, है ना समझ में? पहले देखा होगा ना, अगर थोड़ा, आजकल तो मोबाइल पे आ गया, फटाफट टाइप करो, दबाया, सेंड हो गया लेटर। पहले क्या होता था, चिट्ठी लिखते थे, कबूतर जा 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 गाना गाते थे, तब कबूतर ले जाता था पैर में बांध के, है ना समझ में? थोड़ा टाइम पहले जाओ, पिक्चरों में ऐसे ही होता था, क्लियर? तो ये खुद चिट्ठी लिख रहा है, खुद है जेनेटिक मटेरियल। जबकि आरएनए क्या है, ये जो जेनेटिक मटेरियल जो सूचना देता है, इसकी सूचना को ले जाने का काम कौन करता है, आरएनए करता है जनरली, है ना समझ में? मतलब मुख्य रूप से ये जेनेटिक मटेरियल है, और मुख्य रूप से ये मैसेंजर है, जेनेटिक मटेरियल का मैसेंजर है, सूचना ले जाने का काम ये करता है, क्लियर? लेकिन कभी कभी ये भी जेनेटिक मटेरियल बन जाता है, किसमें, प्लांट वायरस में, ये है जेनेटिक मटेरियल, ये है ही नहीं, है ना समझ में? तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन बोले कि अनुवांशिक पदार्थ तो होता है डीएनए आरएनए दोनों, क्लियर? और अगर बोल दे मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो फिर डीएनए ही आएगा, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? और पढ़ लेना घर पे, डाउट हो तो और पूछ लेना। अब आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है भैया? सेंट्रल डोग्मा ये कुछ नहीं है, जो मोलेक्युलर बायोलॉजी होती है, एक आणविक जीव विज्ञान अलग है, एक जीव विज्ञान हम जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, एक और जीवों के अंदर जो अणु होते हैं ना, अणु
प्रोटीन, विटामिन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इनके अणु होते हैं, इनके अणुओं की स्टडी अलग करते हैं। उसको कहा जाता है आणविक जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? आणविक जीव विज्ञान। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मोलेक्युलर बायोलॉजी। मतलब किसी भी जीव के अंदर जो अलग अलग केमिकल्स के जो मोलेक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करना, इसको कहा जाता है मोलेक्युलर बायोलॉजी। अब ध्यान रखना, सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा होता है आणविक बायोलॉजी में अनुवांशिक सूचना के एक दिशीय संचार को वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन, क्या है? वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन, एक दिशा की ओर सूचना भेजना लगातार, इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। आया ना समझ में? तो हमारे शरीर में भी तो हो रहा है ये। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है तो लगातार एक सूचना हमारे शरीर में बह रही है जो रिवर्स नहीं होती, एक ही साइड जाती है। जैसे डीएनए ने आरएनए को सूचना दी कि भैया जाओ और इसकी आंखें का जो आंख का जो रेटिना है इसको डैमेज करो, इसको कम दिखना चाहिए, तो ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिससे रेटिना आपका कमजोर हो गया। आया ना समझ में? अब ऐसा थोड़ी कि आप हाथ पैर जोड़ो, हनुमान जी के वहाँ गए, 4 नारियल फोड़े, वापिस आ जाओ भैया रेटिना वापिस दिखने लग जाए अच्छा, कुछ नहीं होगा। रिवर्स सूचना नहीं जाती। जो डीएनए ने एक बार, वो सलमान खान का है ना मूवी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता, बस वही है सेंट्रल डोग्मा, है ना? कौन सी पिक्चर में है ऐसा? ऐसा कुछ है ना? एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप की नहीं कि बाप की नहीं सुनता, क्या बोलता है? हाँ, अपने आप की नहीं सुनता, क्या बाप की नहीं सुनता, जो भी है ना समझ में? ऐसा है ना? हाँ, कुछ लोग उसको मॉडिफाई करके भी बोलते हैं कि एक बार जो बोल दिया तो उसके बाद मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, क्या कर लोगे? तो ऐसे ही सेंट्रल डोग्मा भी है। डीएनए ने एक बार जो सूचना भेज दी राइबोसोम के बाद, फिर आरएनए वापस लेकर नहीं आ सकता कि भैया ये लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो लेटर लिया ही नहीं, वापस रखो, नहीं, दे के आना है, कैसे भी दे के आना है। आया ना समझ में? वापस नहीं आना है खाली यार। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। लेकिन कभी कभी जा रहा हूँ लेटर देने, बीच में उसके भाई ने देख लिया, अब यहाँ रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? आपको आया, पीछे से पकड़ा और ऐसे ही पकड़ के उठा के लटका के सूतना चालू कर दिया। आया ना समझ में? ये रिवर्स हो गया। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, बताऊंगा कैसे। तो ये है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा कई बार आपको पूछता है कि भैया मोलिकुलर बायोलॉजी में जो वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, एक दिशीय जो सूचना का लगातार प्रवाह हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सीधी सी बात है। क्लियर? कैसे होता है देखो। सेंट्रल डोग्मा को सबसे पहले खोजा था क्रिक ने, वही वाटसन और क्रिक वाला। क्रिक फिर आ गया यहाँ पर। वहां डीएनए का डबल हेलिक मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलके, यहाँ क्रिक अकेले ने खोज दिया। क्लियर? क्या खोजा? सेंट्रल डोग्मा। अब यहां से समझना, ये है सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव जंतु के अंदर सेंट्रल डोग्मा लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस। हमारे अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए क्या कर रहा है भैया? ये तो डबल स्ट्रैंड होता है ना, डबल स्ट्रैंड। तो इसके ये लगातार 2 अलग अलग धागों में टूटता है और क्या बनाता है? एमआरएनए, खासकर एमआरएनए। तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेज ले जाने का काम वही करता है, सूचना ले जाने का। तो ये डीएनए टूटा और डीएनए काहे में बदला? आरएनए में। ये आरएनए राइबोसोम के पास गया और राइबोसोम को बोला कि भैया ये प्रोटीन बना दे। राइबोसोम ने बना दी। अब एक बार प्रोटीन बनने के बाद अगर मान लो राइबोसोम से गलती हो गई कि भैया इसने तो बोला था बाल सफ़ेद करने की प्रोटीन बनाना है,
और अपन ने तो ऐसी प्रोटीन बना दी कि सफेद बाल थे तो वापिस काले हो गए, अपन ने उल्टी प्रोटीन बना दी। तो अब ऐसा नहीं कि इसने जो प्रोटीन बना दी फटाफट वापिस समेट के और कचरे के डब्बे में डाल देगा फिर नहीं बनाएगा, बन गई इसके पास से काम खत्म। क्लियर? अब वो आपके बाल सफेद थे, दूसरे दिन सुबह उठे तो काले हो गए, आप खुश हो गए कि कल तक तो सफेद थे, रात को सोया काले हो गए। अब ऐसा नहीं करेगा ये, आया ना समझ में? एक बार जो सूचना इधर से गई वो यहाँ आके खत्म हो जाएगी। ये राइबोसोम इधर वापस डीएनए को फोन नहीं लगाएगा कि अरे यार वो तुम्हारा मैसेंजर आरएनए आता था वो तो गड़बड़ करता है, यहाँ आके बहुत चाय वाय पीता है, गप्पे मारता है, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। एक बार डीएनए ने जो इसको सूचना दे दी वो सूचना इसको फटाफट ले जाके दे देगा और वो फटाफट प्रोटीन बना देगा। अब डीएनए गलत सूचना दे तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, जो भी देगा सूचना उसको राइबोसोम को मानना है। क्लियर? कोई क्वेरी नहीं। जैसे आर्मी में होता है ना, जैसे मान लो आपके सामने 1000 सैनिक हैं और जो कमांडिंग ऑफिसर है उनने बोल दिया कि तुम भले ही 4 हो, बंदूक लेके जाओ लड़ो, तो सवाल नहीं होता वहाँ कि साहब वहाँ 1000 है, हम तो 4 ही हैं। नहीं, जो कमांडिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि सामने 1000 हो, 2000, लाख, 10 लाख तोप गोला जो भी हो, आपके पास केवल एक छोटी सी बंदूक है, अगर कमांडिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि आपको जाके लड़ना है, मतलब लड़ना है, फिर आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये आर्मी में होता है, क्योंकि आर्मी में किसी भी ऑफिसर को अपने बड़ी अधिकारी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती है, तभी तो वो आर्मी है ना समझ में? अगर कैप्टन ने बोल दिया कि भैया 4 दिन तक इसको खाना मत दो, कोई नहीं देगा। अगर कमांडिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि भैया आपको भले ही 104 डिग्री का बुखार है, ये 4 राउंड लगाना है, आपको लगाना है, फिर आप मरो कुछ भी करो। आर्मी का मतलब ही यही होता है। बस ऐसे ही यहाँ पर होता है सेंट्रल डोगमा। समझ में आया? तो ये एक दिशीय सूचना जा रही है, वापिस थोड़ी आ रही है सूचना। कोई ऐसा थोड़ी कि इधर राइबोसोम बैठा है, अरे यार आज सुस्ती आ रही, आज नहीं बनाऊंगा प्रोटीन, आज तो आराम करूंगा। इसको फोन लगा बोल दे कि अरे डीएनए आज सूचना मत भेजना यार, आज कुछ नहीं काम करूंगा, आज तो बढ़िया दबा के खाऊंगा और सोऊंगा। नहीं, डीएनए का और राइबोसोम का कोई कनेक्शन नहीं है। ये राइबोसोम डीएनए को नहीं जानता है, राइबोसोम किसको जानता है? आरएनए को। डीएनए जो सूचना देगा वो आरएनए ले जाएगा और आरएनए फिर ले जाके राइबोसोम को दे देगा। इसी को कहा जाता है वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन। क्लियर? और इसी को मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर कहा जाता है सेंट्रल डोगमा, कोई अलग सा नहीं है। अब इनके लिए कुछ टर्म यूज की गई है। कैसे? डीएनए से जब आरएनए बनता है, क्या बनता है? डीएनए का धागा टूटता है, अलग अलग मैसेंजर आरएनए बन गया। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तब इस क्रिया का नाम सेंट्रल डोगमा में क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बन रही है इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। हो गया? अब एक बीमारी यहां पर भी है, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में आधा आधा डीएनए बांट लेते हैं। अब वो जो आधा आधा डीएनए बांट लिया दोनों सेल्स ने, तो अब उनको तो पूरा डीएनए करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, फटाफट, जैसे आपको मान लो अगर बोल दे कि भैया ये 5 पेज है, 2 लोग हैं, या तो तुम रखो या तुम रखो, तो तुम समझदारी बताओगे, फटाफट फोटोकॉपी वाले के वहाँ जाओगे और 5 पेज की फोटोकॉपी करवा लोगे। हो गए 10 पेज दोनों के, हो गए ना? 5 उसको दे दोगे, 5 आप रख लोगे। तो ये क्या करता है, जब सेल डिवीजन होता है तो आधा आधा डीएनए बांट लेती है दोनों कोशिकाएं। तो जो पुराना डीएनए हिस्से में आया है उसको क्या करती है, उसकी फोटोकॉपी करती है फटाफट। पूरा करना है डीएनए, तो फटाफट जैसे मान लो 10 ग्राम आया तो उसकी फोटोकॉपी कराई तो 20 ग्राम बन गया, वापिस बन गया पूरा, क्योंकि सेल में 20 ग्राम होना चाहिए। अब बंटवारा हुआ तो 10 ही ग्राम आया, तो ये फटाफट उसका डुप्लीकेशन करती है, उसी के जैसे कार्बन कॉपी बनाती है। तो
तो अगर पुराने डीएनए से नया डीएनए बन रहा है, इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, हिंदी में द्विगुणन। याद इंग्लिश में ही करना है आपको। हाँ, आया ना समझ में? तो पुराने डीएनए से नया डीएनए बनना डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। यही होता है सेंट्रल डोग्मा। क्लियर हुआ? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लो आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, सिर में गठान हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर, सुना है ना? तो कुछ ऐसे स्थानों पर क्या होता है, ये गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए वो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये जो मैसेज देने का सीक्वेंस था ये टूट जाता है, उल्टा हो जाता है। ये आरएनए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, दमंग हो जाता है। ये बोले मैं क्यों सुनूं तेरी, वापिस ये सूचना इसको भेजना इधर है, लेकिन ये किसको भेजता है, इसने सूचना इसको भेजी, ये वापिस नहीं, मैं नहीं ले जाता, लेटर फेंक देता है वापिस, मतलब रिवर्स हो जाता है। यहाँ से जो सूचना गई थी वो इसने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। आया ना समझ में? ये कभी कभी होता है, तब इसको कहा जाता है ये तो ट्रांसक्रिप्शन था, अब अगर नहीं किया वापिस कर दिया तो रिवर्स हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो कभी कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, जिसको कि बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं। अब हम देखते हैं क्या है इसमें, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन निर्माण की सूचना का संचार एक दिशा में होता है। किसमें? सेंट्रल डोग्मा में। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये डायरेक्शन चल रहा है सूचना। क्लियर? इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होती है, तो स्टेप को ध्यान रखना है आपको। पहले क्या था, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं द्विगुणन, डबल करना। जैसे पुराना जो डीएनए है उस डीएनए को क्या करना, वापिस डुप्लीकेट बनाकर उसकी पूर्ति करना। क्लियर? तो पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण करना, डुप्लीकेशन हो गया, हो गया। फिर ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण या सिंथेसाइज करना, निर्माण करना, क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आ गया समझ में? फिर ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना, क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। आया समझ में? क्लियर हो गया? तीनों चीजें हो गई। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कभी कभी क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए, भैया इसको गुस्सा आ गया, आपका दोस्त आपका लेटर ले तो गया, लेकिन बीच में रास्ते में सोचा मैं क्यों लेके जाऊं, वापिस लाकर आपके ऊपर फेंक दिया लेटर, नहीं ले जाना है मेरे को। ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। है ना समझ में? तो मैसेंजर आरएनए से डीएनए का संश्लेषण उल्टा हो गया, जबकि होना था डीएनए से आरएनए, और हो गया आरएनए से डीएनए, हो गया उल्टा हो गया, कि जो सूचना गई थी उसको मैसेंजर आरएनए ने वापिस लौटा दिया, रिवर्स कर दिया। तब इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आया समझ में? इसको खोजा था किसने, टेमिन और बाल्टीमोर ने। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? और किसमें खोजा था, ये देखो क्रमशः बोला है, रिस्पेक्टिवली। क्लियर? क्रमशः का मतलब समझते हो? टेमिन ने इसको खोजा था रोज सरकोमा वायरस में। क्लियर? और बाल्टीमोर ने इसको खोजा था ट्यूमर वायरस में, जो ट्यूमर होता है ना उसमें। क्लियर? क्लियर हो गया? ध्यान रखना। अब देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ट्रांसवर्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं।
पुराना जो डीएनए होता है उस अनुवांशिक कोड में परिवर्तन होना और नया कोड बनाना, इसको ट्रांसवर्शन कहते हैं। पहले पढ़ तो चुके हैं हम, कल या परसों ही तो पढ़ा था। हाँ, जेनेटिक कोड में बदलाव करना। जैसे आपने यहाँ से लेटर में लिख के दिया है आई लव यू, दोस्तों को दे दिया कि दिया, जा फटाफट दौड़ के जा, जल्दी दिया, है ना समझ में। वो बीच में गया और उसने बीच में से पेंसिल से लिख के दिया है, उसने क्या किया, आई लव को हटा दिया, वहाँ लिख दिया आई हेट यू, ले जाकर दे दिया, रिएक्शन अलग हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का जो जेनेटिक कोड है उस जेनेटिक कोड में बीच वाले ने बदलाव कर दिया, लव को हटा के वहाँ क्या लिख दिया, हेट, बदलाव कर दिया, एक नया कोड बना दिया। तो ऐसे ही इसी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्शन। क्लियर हुआ कि डीएनए के अनुवांशिक कोड में परिवर्तन होना। क्लियर, जैसे कोड है आपका ATC, क्या है, ATC है। क्लियर, ये कोड गया लेकिन बीच में किसी ने इसमें छेड़खानी करके बदलाव कर दिया, उसने कर दिया CUA, ये कर दिया इसका कोड, बदल दिया कोड को। तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्शन। ये पुराना कोड था, इस कोड को उसने मॉडिफाई करके नया कर दिया, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्जन। क्लियर हो गया, ध्यान रखना। तो ये था हमारा डीएनए आरएनए, कोई डाउट तो नहीं है। फिर आता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब पूछो भैया, कुछ समझ में आया या कुछ ऐसा जहां आपको ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड पड़ रहा है? दिलीप, कुछ टॉपिक लगा अभी तक हमने जितना भी बायो पढ़ा है उसमें कि यहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आया? कालू, मज़ा आ रहा है ना बायो पढ़ने में? हाँ, बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ भैया मैं आपको। क्लियर, और कोशिश करता हूँ कि यही याद हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक याद हो जाएगा ना तो आपको आने वाला टॉपिक फिर बहुत आसान पड़ेगा। पटेल जी, मेहता जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। समझ में आ रहा है सब? हाँ, बहुत अच्छा है। एक बार और नाइट में अगर आपको ऐसा लगे तो एक बार और नाइट को एप्लीकेशन पे तो वीडियो रहता है, एक बार और सोते टाइम देख लो, काम हो गया, सब याद हो गया। क्लियर? अब आता है, अच्छा इसके पहले आपको ये सब पता था कि इतना होता है सेल के अंदर, डीएनए आरएनए, और समझ में भी आ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हो, समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम, जिसके बारे में हम बहुत पहले देख चुके हैं। क्रोमेटिन धागे कि केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए हैं सब धागे। क्लियर, ये धागे जब सेल डिवीजन होता है तब छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में। तो पहला क्वेश्चन तो यही से पूछेगा कि गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं, क्रोमेटिन धागे के बने होते हैं। और अगर उसके अंदर कौन सा पदार्थ होता है तो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन। भाई क्रोमेटिन धागे किसके बने हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के, और क्रोमेटिन धागे से बनते हैं क्रोमोसोम। सीक्वेंस है ना समझ में? कैसा सीक्वेंस, तो सीधा आप बता सकते हो ये न्यूक्लियोप्रोटीन। क्लियर, न्यूक्लियोप्रोटीन से क्या बन रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्लियर, और क्रोमेटिन थ्रेड्स से फिर आगे क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम। हो गया? एक ही बात है। अब सीधा आपको कुछ भी पूछ ले भैया, क्रोमोसोम बने होते हैं, अगर क्रोमेटिन धागे दिया है तो उसको लगाओ, और न्यूक्लियोप्रोटीन दिया है तो इसको लगाओ, वो सीक्वेंस तो वही आएगा ना। भाई इससे ये बनता है और इससे ये बनता है आखिरी में, है ना समझ में?
अब जैसे आपको बोल दे कि मावा बनता है या प्राप्त होता है, आपको अगर दूध दे दे तो भी सही है, गाय का दूध दे दे तो भी सही है, और अगर ऐसा बोल दे कि भैया पशु के आयन ग्रंथि से स्त्राव से तो भी सही है, घूम फिर के तो वही आना है ना, ध्यान रखना। अब आता है क्रोमोसोम। तो कोशिका विभाजन के इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे जाल के रूप में रहते हैं। ये कई बार मैं आपको बताया कि भैया जब सेल डिवीजन होती है, ये अंदर क्या है, केंद्रिका है, क्रोमेटिन धागे कहाँ पर हैं, ये हैं, ये क्रोमेटिन धागे हैं जाल के रूप में। किसमें रहते हैं, केंद्रक में, न्यूक्लियस में, आया ना समझ में। अब देखो समझो, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन या कोशा विभाजन, क्लियर भाई, कोशा विभाजन हुआ तभी तो हम इतने बड़े हो गए। सबसे पहले हम जब हमारे अंदर जब जीव आया तब हम क्या थे, एक जाइगोट थे, एक केवल एक सेल थे, क्लियर। फिर धीरे धीरे 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, डबल होते गया। आज हमारे अंदर अरबों खरबों सेल्स है ना, तो सेल डिवीजन तो होगा, आया ना समझ में। तो जब एक सेल टूटती है और 2 नई सेल्स बनती है, तब क्या होता है, इनके अंदर जो ये जाल भी फैला हुआ है, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स का, ये धीरे धीरे खुल जाता है। खुल जाता है मतलब अभी धागे लंबे हैं, पतले हैं, तो एक दूसरे में उलझे हैं। अब जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है तब ये क्रोमेटिन धागे छोटे हो जाते हैं, इनकी लंबाई घट जाएगी। अब लंबाई घटेगी तो मोटाई बढ़ जाएगी, आया ना समझ में। और मोटाई बढ़ने से ये थ्रेड्स आपको बिल्कुल अलग अलग जो है, इस टाइप से बकायदा अलग अलग दिखेंगे आपको, आया ना समझ में। तो ये क्रोमेटिन धागे थे, छोटे मोटे होकर क्या बन गए, ये क्रोमोसोम बन गए, आया समझ में। अब जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में 2 अवस्थाएं होती है। एक होता है इंटरफेज। अच्छा आप एक बात ये बताओ, जब पिक्चर देखने जाते हो तो 2 अवस्थाएं होती है। एक तो इंटरवल के पहले वाला पार्ट, आया ना समझ में, कौन सा, तो वो वाला अभी पुष्पा देखा होगा आपने, देखा है ना। तो एक वो इस ऐसा करता है ना, इसके पहले वाला पार्ट, वो पुष्पा क्या, हाँ पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, ऐसा है ना डायलॉग। उसके पहले वाला पार्ट, वहां से इंटरवल हो जाता है ये डायलॉग जब आता है तो, और एक फिर उसके बाद वाला पार्ट। तो जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटरफेज, इंटर मतलब बीच में, फेज मतलब अवस्था। तो 2 बार जब सेल डिवीजन होती है तो उसके बीच में सेल कुछ समय के लिए आराम करती है, आया ना समझ में। कैसे, जैसे ये सेल टूटी तो ये सेल टूटेगी तो 2 सेल्स बनेगी, आया ना समझ में। अब वो 2 सेल्स बनने के बाद ऐसे थोड़ी कि इससे 2 टूटी और फट से ये टूट जाएगी, 4 हो जाएगी भाई, इनसे 2 बनी। अब ये कुछ समय के लिए रेस्ट करेगी, नई बनी है अभी, कुछ टाइम के लिए आराम करेगी, 1-2 दिन, फिर इसको भी टूटना है आगे, आया ना समझ में। तो जब ये आराम करती है तो उसको कहा जाता है इंटरफेज, और जब ये टूटती है उसको कहा जाता है एम फेज, आया समझ में। टूटेगी तब उसको एम फेज कहेंगे, एम, आया ना समझ में। और जब ये रेस्ट अवस्था में रहेगी, आराम की अवस्था में रहेगी, मतलब अगले विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करेगी। टूटने से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, आया ना समझ में। जैसे उधर शादी होती है तो आपका दोस्त तो होगा जिसकी शादी हुई होगी, तो बलि का बकरा बनाने से पहले उसको बढ़िया हार वार ये वो खूब खिलाना पिलाना, ढोल नगाड़े सब बजाते हैं। शादी के बाद गया, आया ना समझ में। तो पहले खूब तैयार किया उसको, बाद में डिवीजन हो गया उसका, आया ना समझ में। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब
कोशिका को अगले विभाजन के लिए तैयार होना है तो उसके पहले वो आराम करती है। आराम करती है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपको घर जाना है तो आप जाके पहले पलंग पे लेटोगे, 5 मिनट सोचोगे क्या क्या ले जाना है घर, आया ना समझ में, भैया ने क्या बुलाया, पिताजी ने क्या बुलाया, छोटे भाई ने क्या बुलाया है, फिर पर्स निकालोगे, देखोगे पैसे हैं कि नहीं है, नहीं तो बुलाया तो सबने है, पैसे भी तो होने चाहिए, कहाँ से ले जाओगे, कि कटोरा लेके बैठोगे थोड़ी देर उधर चौराहे पे, हाँ, फिर तो पर्स निकाल के देखोगे भैया रेस्ट करो, अभी रेस्ट है आपका। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेल डिवीजन होने से पहले क्या करती है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेगी, आराम करेगी। इसको इंटरफेस कहा जाता है। जैसे पिक्चर में बीच में इंटरवल होता है ना, तो ऐसे तो खूब आए ऐसे करके बिल्कुल देखते हो आंखें फाड़ फाड़ के, कहीं ऐसा नहीं कि एक आध सीन निकल जाए, कोई डायलॉग मिस नहीं हो जाए, नहीं तो 400 का टिकट लिया है, फोकट क्या मतलब, नहीं तो पता चले डायलॉग निकल गया आपस में बात करने में और घर जाके फिर आखिरी में मोबाइल पे ही देखना पड़े, तो 400 दिए वो फोकट, तो आप आंखें फाड़ फाड़ के चाहे मच्छर काटे कुछ भी करें, आप हिलते डुलते भी नहीं हो, पसीना भी आ रहा है, सब हो रहा है, एसी बंद है, क्लियर, कोई इधर से चींटी खोल रहा है, कोई उधर से धक्का दे रहा है, फिर भी आपकी आंखें वहीं की वहीं रहेगी पर्दे पे, क्लियर। जैसे ही 10 मिनट का इंटर हुआ आप रिलैक्स हो जाते हो, पैर वैर लंबे करके आड़े टेढ़े होके बिल्कुल बैठते हो फिर, तो ये रेस्ट फेज है। तो ऐसे ही सेल भी करती है, तो एक इंटर फेज होता है और एक एम फेज होता है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोशिका विभाजन की जो इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे, इंटरफेज में ये धागे जैसे होते हैं, क्लियर, जाल के रूप में रहते हैं, और ये क्रोमेटिन धागे जब सेल डिवीजन होता है मतलब एम फेज आती है, तब ये क्रोमेटिन धागे, अब एम फेज जो होती है ना विभाजन वाली अवस्था, वो भी 4 अवस्थाओं में बटी हुई है। तो एम फेज जो होती है, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 अवस्थाएं होती है। ये अगला टॉपिक हमारा यही है, सेल डिवीजन, उसमें खूब पढ़ेंगे हम इसको। तो जब एम फेज में जब कोशिका विभाजन होती है तो उसमें जो प्रोफेज अवस्था आती है, इस प्रोफेज अवस्था में ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं, क्लियर, ये ध्यान रखना। फिर क्रोमोसोम को खोजा था किसने, तो क्रोमोसोम की खोज की थी वॉल्थर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, वॉल्थर फ्लेमिंग ने। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा किसने, तो वो हाफ मिस्टर है, आप लिख लो, क्रोमोसोम को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति हाफ मिस्टर। क्रोमोसोम को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति हाफ मिस्टर। क्रोमोसोम को खोजा था सबसे पहले किसने, वॉल्थर फ्लेमिंग ने, क्लियर, 1882 में। और क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, ये मोस्ट IMP है, ये काफी बार आपको पूछा है। क्रोमोसोम शब्द दिया वोल्डेयर ने, किसने, W वोल्डेयर ने, क्लियर। ये वोल्डेयर की अगर याद रखो तो भी ठीक है, कब, 1888 में, क्लियर। तो ये तो था कि सबसे पहले भैया इसको जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने खोजा, सबसे पहले इनको देखा था, लेकिन वो प्रॉपर बता नहीं पाए थे, कौन, हाफ मिस्टर। उन्होंने देख लिया जरूर था कि ये ऐसे होते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाए थे, तो ये खोज का श्रेय फिर उनको नहीं जाता। उन्होंने देखा जरूर था, क्लियर, कि उन्होंने बताया था कि धागे नुमा रचनाएं केंद्र के अंदर होती है, क्लियर, लेकिन उसको एकदम क्लियर नहीं कर पाए थे, क्लियर। जो हाफ मिस्टर है उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा, क्लियर। और आपका जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने सबसे पहले इनको खोज लिया, क्लियर। लेकिन वो उस समय नाम नहीं दे पाए कि ये इनका नाम क्या रखें, वो धागे नुमा बोलते रहे। बाद में वोल्डेयर आए, इन्होंने सबसे पहले उनको नाम दिया क्रोमोसोम, हिंदी में गुणसूत्र, क्लियर, आया समझ में।
इसमें क्रोमो वर्ड जो जुड़ा है ना, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन। क्या क्रोमो, हम क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ चुके हैं, वर्णी लवक पढ़ा है ना, रंगीन लवक, हरे को छोड़कर सभी रंग पढ़ा है ना लवक में। तो यहाँ पर भी क्रोमो वर्ड जहाँ जुड़ जाए बोटनी में बिल्कुल ध्यान रखना, उसका मतलब रंगीन होता है। इसका मतलब क्रोमोसोम का मतलब रंगीन धागे। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना, वाल्डियर ने इसको नाम दिया। क्लियर? अब इसके बारे में कल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक? समझ में आया पटेल जी, मेहता जी? चलो बहुत बढ़िया।